इस वीडियो के अंदर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब 3D आकृतियों का। एक तो होती 2D आकृति, एक होती 3D आकृति। पहले तो 2D और 3D आकृति क्या है इसके बारे में जान लो। 2D टू डायमेंशनल मतलब जिसकी केवल 2 विमाएँ होती है, लंबाई और चौड़ाई। जिसकी केवल 2 विमा होती है उसको कहते हैं 2D। और 3D मतलब जिसकी 3 विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसी आकृतियां जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, 3D आकृतियों के बारे में, मतलब जिसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो शुरुआत होती है सबसे पहले घनाभ की। अब घनाभ क्या है, तो उदाहरण के तौर पर कहूँ तो माचिस की डिब्बी है, ईंट है या कोई कमरा है। इस प्रकार की जो आकृति होती है, सह से बनी ठोस आकृति। सबसे पहली बात आती है घनाभ ही क्या है, तो सह बनी ठोस आकृति। सह से बनी ठोस आकृति क्या कहलाती है, या बना ठोस है वो घनाभ कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं, बना ठोस, उसे हम घनाभ कहेंगे। घनाभ के अंदर सह फलक होते हैं, मतलब सह पृष्ठ, सरफेस, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। एक तो ये अलग से बात याद रखना, जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कई बार कि घनाभ के अंदर होते हैं, जैसे अर्धवार्षिक के अंदर पूछा था घनाभ की विमाएं कितनी होती है। अब जैसे ये घनाभ है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ये तीनों मान ज्ञात हो तो हम इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप क्या होता है, इनके बारे में जैसे बात करेंगे। तो घनाभ के पृष्ठ है प्रत्येक, वो किस आकार का होता है, आयताकार। प्रत्येक पृष्ठ है वो घनाभ का बना ठोस, जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। पहली बात तो यही। और अगर प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो जाए तो वो घन बन जाता है। अब यहाँ इनके बारे में एक एक पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बात करेंगे। घनाभ के, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ज्ञात हो, तब आधार का क्षेत्रफल, कई बार अलग से हमें आधार ज्ञात करना पड़ता है, तो ये हमें किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ सूत्र काम में लेते हैं वहां जरूरत पड़ती है। तो आधार है आयताकार, आयत की जो क्षेत्रफल का सूत्र है वही इसके आधार का क्षेत्रफल का सूत्र है। और आधार का परिमाप, अब आधार भी आयताकार है तो आयत के परिमाप का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वही इसके आधार का परिमाप है। उसके बाद आता घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार जिसको याद नहीं है वो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10th क्लास तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के अंदर ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक तो देखो आयत का परिमाप वाला सूत्र लिख दो, 2 कोष्टक में l प्लस बी, यानी आधार का परिमाप और उसका ऊंचाई से गुणा कर लो। एक सीधा सूत्र कभी भी आपको ध्यान रखना है, वक्र पृष्ठ आधार का परिमाप। किसी का अगर आप सूत्र भूल भी जाते हैं तो याद रखने का तरीका है, जैसे आधार का परिमाप उसका ऊंचाई से गुणा कर लो तो बन जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर आयतन का सूत्र बनाना है तो आयतन के लिए बहुत आसान तरीका है, आधार का क्षेत्रफल। इसीलिए मैंने आधार के क्षेत्रफल और आधार का परिमाप पहले लिखा था। आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसका ऊंचाई से गुणा कर लो तो आपको आयतन मिल जाता है, जो प्रिज्म आकार की ठोस आकृतियां होती है उसकी। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, सह के सह फलक आ जाते हैं। और सह फलकों को याद रखना है, जैसे आपके सामने का भाग आयताकार है तो इसके पीछे का भाग है वो भी आयताकार है, आधार आयताकार है तो ऊपर का। अब 3 आकार है, तीनों उसके जैसे सेम है। तो जैसे एक सिरे का लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालोगे आधार का तो ऊपर वाला दोगुना हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई और ऊंचाई का उपयोग करके बी इंटू एच, उसी तरीके से एच इंटू एल। तो 3 पृष्ठों का जोड़ लो और उसका 2 गुना कर लो तो सह के सह फलकों का मिल जाता है। मतलब जैसे एल और बी है तो एल इंटू बी से ये भाग हो गया, इसके साथ 2 गुना ऊपर वाला। इसी तरीके से ये बी और एच है, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसके समान आकार क्षेत्रफल इसका हो गया। इसी तरीके से सामने वाला लंबाई और ऊंचाई। तो इस तरीके से ये बन जाता है सूत्र इसका क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की मात्रा क्या होता है, वर्ग इकाई। अब बाकी बचा है आयतन। तो घनाभ का अगर आयतन ज्ञात करना है
तो आयतन का भी जैसे सूत्र लगाया था, आधार का क्षेत्रफल निकालो। अब इसका आधार कैसा है, आयताकार है, तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, L इंटू बी, और उसका ऊंचाई से गुणा कर लो, आयतन का सूत्र बन जाता है। तो घनाभ के ये 5 इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। अब इसके बाद बारी आती है घन की। तो घन किसे कहोगे, सह फलकों से बना ठोस। फलक तो इस बार भी सह है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार से घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है, उसी तरीके से यहाँ पर सह फलकों से बना ठोस या सह पृष्ठों से, सरफेस से बना ठोस, जिसका प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ किस आकार का होता है, वर्गाकार। तो घन के अंदर क्या होता है, जैसे डाइस, पासा जो होता है वो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। उसके अलावा ऐसे ठोस जिसके सभी फलक है वो वर्गाकार आपको दिखाई देते हैं, तो इसकी प्रत्येक भुजा को ये मान लिया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आधार का परिमाप और आधार का क्षेत्रफल दो, तो पहले ये अलग से याद रख लेना। इसका आधार है वर्गाकार का, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू ए। और इसी घन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर या भुजा इंटू भुजा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। इसका वक्र पृष्ठ का मतलब एक दूसरी भाषा ये है कि 4 पृष्ठों का निकाल दो, आधार और सत को छोड़ करके। तो प्रत्येक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर है, तो 4 पृष्ठों का 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, याद रखने का तरीका। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ के अंदर सह पृष्ठ आते हैं, तो एक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर है, तो सह पृष्ठों का क्या हो जाएगा, सह गुणा भुजा स्क्वायर। ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। और उसके बाद आता आयतन का, तो आयतन का सीधा ट्रिक लगाओ, आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्गाकार है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर है, तो भुजा स्क्वायर का ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या है, ए है, ए से गुणा कर लो, यानी सूत्र बन जाएगा भुजा क्यूब, आधार समान घातें जुड़ जाएगी। और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन इकाई, सेंटीमीटर है तो घन सेमी, मीटर है तो घन मीटर। अब उसके बाद अगली आकृति आती है ठोस आकृति, वो है लंबवर्तीय बेलन। अब लंबवर्तीय बेलन क्या है, तो जिसका आधार और सत्य या आधार और शीर्ष कह दूं तो वर्ताकार हो, आधार और शीर्ष देखने पर इस तरीके से वर्त दिखेगा, और बाकी का शेष पृष्ठ है वो वक्राकार हो। शेष पृष्ठ कैसा हो, वक्राकार, यानी आधार और शीर्ष वर्ताकार, शेष पृष्ठ है वो वक्राकार। आधार और शीर्ष वर्ताकार, शेष भाग या शेष पृष्ठ है वो पूरा का पूरा वक्राकार होता है। तो इसके पृष्ठ नहीं होते हैं घन की तरह, घनाभ की तरह, मतलब जिसको अलग से हम बांटे। अब इसका हमें ज्ञात करना है, तो इसका आधार किस आकार का, वर्ताकार। बेलन की आधार की त्रिज्या दी हुई होती है आर, जैसे ये आधार है, आधार की त्रिज्या आर ज्ञात है, और बेलन की सामान्य ऊंचाई एस ज्ञात हो। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लिखते हैं बेलन की, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या। अब बेलन खुद का आधार नहीं होता है, मतलब बेलन खुद की त्रिज्या नहीं होती है, आधार की त्रिज्या होती है। तो आधार की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच ज्ञात हो, तब आपको इसके ज्ञात करना है सबसे पहले आधार का परिमाप। यानी अब बेलन का आधार है वो वर्त आकार है, तो आधार का परिमाप हो जाएगा वर्त की परिधि। अब वर्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, तो कभी भी जरूरत पड़े इसके आधार का तो 2 पाई आर। उसी तरीके से आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्त आकार है, तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र ही इसके आधार का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे सूत्र ध्यान रखो, आधार का परिमाप उसका ऊंचाई से गुणा कर लो, तो आधार का परिमाप क्या, 2 पाई आर है, उसका ऊंचाई एच से गुणा कर लो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है 2 पाई आर एच, जहां पर पाई का मान क्या रखना है, 22/7 या 3.14, जो भी प्रश्न के अंदर पूछा जाए दिया जाए, अगर नहीं दिया है तो 22/7 रखा जाता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है, एक तो ये चीज थोड़ी सी याद रख लो,
संपूर्ण पृष्ठ के अंदर वक्र पृष्ठ और दोनों आधारों का क्षेत्रफल होता है। जैसे ये दोनों सिरे वर्ताकार, अब एक सिरा वर्त है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और उसको वक्र पृष्ठ में जोड़ना है। जैसे वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एस, इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ लो, तो ये सूत्र किसका बन जाता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का। अब इसमें 2 पाई आर कॉमन आता है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, किससे बचेगा एस प्लस आर, तो ये इसका संक्षेप में सूत्र बन जाता है 2 पाई आर कोष्टक में एस प्लस आर। और इसी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या मिल जाएगा। अब तरीका याद रखो, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर है, उसका ऊंचाई से गुणा कर लो। ये बहुत काम आता है, किसी भी आकृति का आयतन निकालना है, ठोस आकृतियों का आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से गुणा कर लो, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आधार का परिमाप उसका ऊंचाई से गुणा कर लो, तो डायरेक्ट हमें सूत्र मिल जाता है। किसी का भी ज्ञात करना हो, भूल भी जाते हो तो आसानी से निकाल सकते हो। तो बेलन का आयतन निकालना है, आधार का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर और उसका ऊंचाई से गुणा कर लोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाता है बेलन का आयतन। अब बेलन के बाद अगला नंबर है गोले का। तो गोला ऐसी ठोस आकृति जो पूरी तरीके से किसी अक्ष पर वक्राकारी हो, किसी भी अक्ष पर कैसी है वक्राकार, जैसे मतलब ये तो हम वर्त बनाते हैं, वर्त में गेंद की भांति, फुटबॉल की भांति इस तरीके की जो ठोस आकृति होती है कद्दू की तरह, तो वो गोला कहलाती है। और गोले की केवल क्या पता होगी त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या जब आर ज्ञात हो, गोले की त्रिज्या आर ज्ञात हो तब, तो गोले के अंदर तो वक्र पृष्ठ होता नहीं। अब जैसे ये आकृति है, इसका वक्र पृष्ठ क्या है, पूरा का पूरा एक ही पृष्ठ है, वो भी वक्राकार है, तो ऐसी स्थिति में गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता है, गोले का केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक ही बात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। उसके सूत्र हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब इसको आधे से काट दिया जाता है यहाँ से, तो बनता है अर्धगोला, और अर्धगोले का अब कटा हुआ भाग है, तो ये पीछे वाला साइड का भाग है, इसी से समझ लो। जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ हो जाता है इसका आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाला सिरा है वो वर्ताकार है, उस वर्त का यानी पाई आर स्क्वायर को साथ में जोड़ोगे तो टोटल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, जो होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी के साथ में आगे और बता दूंगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आता है गोले का आयतन। तो आयतन के लिए ध्यान रखना 4/3 पाई आर क्यूब, एकमात्र सूत्र है जहां पर, मतलब गोला और अर्धगोला जिसके अंदर आर का घन होता है, क्यूब होता है। उसके बाद अर्धगोला, अर्धगोले में भी जब आर ज्ञात हो, तो अर्धगोले का एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे गोले का आधा, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा कर दो क्या मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना भाग। और जब ऊपर वाला वर्त साथ में जोड़ दोगे, ऊपर वाला वर्त मतलब पाई आर स्क्वायर, तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ लो, तो टोटल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद आयतन, तो पूरे गोले का जो आयतन है उसका आधा अर्ध गोले का आयतन होगा। अब पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका आधा कर दो, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 कट जाएगा, यानी आयतन आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का आयतन। तो इस प्रकार से गोले और अर्ध गोले को एक साथ आप याद रख सकते हैं। फिर बचता है शंकु। अब शंकु क्या है, तो जैसे जोकर की टोपी है या धान की ढेरी हम बनाते हैं, इस तरीके से जो आकृति होती है, ये है शंकु। अब शंकु खुद की त्रिज्या नहीं होती है बेलन की तरह, शंकु के आधार की त्रिज्या होती है आर, और जो इसकी सामान्य ऊंचाई है वो एस है, और जो दूसरी तिर्यक ऊंचाई है वो एल है। तो यहाँ पर एक बात और थोड़ी सी अच्छे से समझना है, जैसे शंकु के आधार की त्रिज्या आर एवं सामान्य ऊंचाई
ऊंचाई दो होती है, यहाँ पर एक सामान्य ऊंचाई एक तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एच ओ या ये दोनों ज्ञात हो तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई अलग से निकालने की जरूरत पड़ती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या बन जाता है, एल बराबर, जैसे देखो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कभी भूल भी जाओ तो एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें ये एच है, ये आर है और ये एल है, इनके बीच 90 डिग्री कोण होता है क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। अब यहाँ पर लगाते पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, तो इस तरीके से। अब यहाँ हमें एल का मान चाहिए, तो एल का जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने की संख्या रूट में आ जाती है, तो ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र मिल जाता है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का रूट शंकु की तिर्यक ऊंचाई का। और उसके बाद आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो वक्र पृष्ठ मतलब ये साइड का जो भाग है वो आधार को छोड़ करके, तो उसका सूत्र है पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल वक्र पृष्ठ और इसके अंदर आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर जोड़ लो, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा और कोष्टक में बचेगा एल प्लस आर, ये शंकु का क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर बचता है शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन, तो शंकु है वो अगर समान आधार और समान ऊंचाई हो, जैसे त्रिज्या सेम हो और ऊंचाई समान हो, यहाँ तक हो, तो इस तरीके का कोई शंकु है तो उस शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ध्यान रखना। इसलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है शंकु के आयतन का। अब इस प्रकार से आप किसी भी आकर ठोस आकृति का क्षेत्रफल और आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब 10th में क्या होता है, 10th में सवाल आता है जैसे एक बेलन है उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। 10th के अंदर किसी एक का सीधा सवाल नहीं आता है कि जैसे किसी की त्रिज्या दे दी है बेलन की, आधार की त्रिज्या 8 सेमी है, उसकी ऊंचाई है 10 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, इस तरीके का सवाल नहीं आता है। ऐसी ठोस दो आकृतियों बस एक साथ मिला करके बनाई जाती है, तो ऐसी आकृतियों का आपको आयतन भी ज्ञात करने को पूछा जाता है, इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को पूछा जाता है। तो आयतन में तो कुछ नहीं है, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन जोड़ दो, लेकिन क्षेत्रफल के अंदर दिक्कत आती है। क्षेत्रफल में जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं मतलब इस आकृति का वो भाग जोड़ना है। जैसे बेलन का संपूर्ण प्रश्न दिख रहा है, आधार दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला भाग शंकु ने ढक दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ लेते हैं प्लस आधार का क्षेत्रफल और जोड़ते हैं और साथ में शंकु का भी वक्र पृष्ठ जोड़ते हैं। तो इस तरीके से करके हम उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसको लेकर के मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर उदाहरण या प्रश्न लेकर के पूरी तरीके से डिटेल समझाऊंगा इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।